तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैथ का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है, और अगर जिस चीज़ का आप लोग का आंसर पता होता है उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इनमें से जो 4 ऑप्शन यह दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो अपरिमेय है। ऑप्शन ए है √4, बी है √5, सी है 3 और डी है 1/2। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि पहले एक का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन ए जो है आपका √4, तो इसका आप जो खंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1/2 है। तो इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होगा √5, क्योंकि √5 का कोई भी खंड नहीं निकलता है और यह रूट में है। तो इसीलिए एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि √5 हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट है कि पाई है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। अगर आपसे पूछे कि पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और अगर आपसे पूछे कि पाई का मान यानी कि 22/7 क्या है तो वह होगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि पाई एक है तो पाई होगा अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे पाई का मान रहता तो यह क्या होता, परिमेय संख्या। लेकिन आपसे यहाँ पे पाई पूछा है तो यह अपरिमेय ही होगा। इस पर देखिए अगला है कि 2 क्रमिक संख्याओं का मौसा होगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो 2 लगातार संख्या आप कोई भी ले लीजिए, 2 3 लीजिए या 3 4 लीजिए, कुछ किसी भी संख्या को लीजिए और उसका आपको मौसा बताना है कि मौसा लगातार 2 संख्याओं का क्या होता है। तो मान के चलिए कि हम एक संख्या 2 और एक 3 लेते हैं लगातार वाला। तो 2 से 3 में जो आप देंगे 2 1 2, फिर 1 आएगा, 1 से आप 2 में दीजिएगा तो यह कट जाएगा। अब कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 2 क्रमिक संख्याओं का मौसा हमेशा और हमेशा एक ही होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए आपका है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बहुपद का घात जितना होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक की संख्या होती है। तो द्विघात है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पूछता कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है तो त्रि यानी 3, तो उसका राइट आंसर 3 होता। तो जो बहुपद जितना घात का होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो यहाँ पे द्विघात था तो इसलिए इसका कितना शून्यक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पर से अगला नेक्स्ट देखिए आपका है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो T2 - T1 यानी कि जो दूसरा संख्या होगा उसमें से पहला संख्या को घटाएंगे। इसमें से दूसरा संख्या है -6, इसमें से घटाना है किसको, पहला संख्या को, यानी -10 को। तो घटाइए तो -6 माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे 10 यानी कि ये आएगा 4। तो देखिए 4 आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है कि कोई भी आपको अंक देगा उसका बदलेगा सार्व अंतर बताने के लिए। तो सार्व अंतर आप लोग कैसे बताएंगे, दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटा के आपको निकालना रहता है। तो इसका वैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर से नेक्स्ट है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 क्या है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। तो 10वां पद हम लोग कोई भी पद निकालना आता है समांतर श्रेणी का, तो किस सूत्र में हम लोग निकालते हैं, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 और इंटू होता है d। तो a यहाँ पे होता है पहला पद, तो पहला पद कितना है, तो 2 है ना, फिर प्लस n - यानी n के 10वां पद निकलना है। तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुने d यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर आपको क्या बताया कि बोले हैं कि दूसरा संख्या में से पहला संख्या को घटाइए। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि 2 + 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45 और 45 और 2 47। 47 देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा 2 7 12 का। इस पर से देखिए आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। इनमें से कौन, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन है जो समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। यहाँ पे जो अगर आप ऑप्शन ए देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 है फिर 4 है, तो 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। लेकिन आप जो अगला ही संख्या देखिएगा, अगला है 4 पर से 8 है और 4 8 में कितना का अंतर हो जाता है, 4 का अंतर हो जाता है। यही इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। इस पर से देखिए आपका सी नंबर, जैसे देखिए सी देखिए 3 पर से है 5 और 5 पर से 4 है। देखिए 3 पर से 5 में 2 जुटा, लेकिन 5 पर से 4 में 1 घट ही गया है। तो यह भी नहीं होगा। सार्व अंतर यानी कि पदों का अंतर समान रहना चाहिए। और डी भी इसी तरह नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। यानी कि देखिए इसमें जो आप देखेंगे ना, इसमें सभी का जो है सार्व अंतर सेम ही है। जैसे -10 में से 6 को आप घटाएंगे तो -10, फिर प्लस माइनस T2 - T1 होता है ना, तो -T1 कितना है, -6 है, तो -10 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस फिर 6 यानी कि -4 आएगा। इसी तरह से आप निकालिएगा ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद का अंतर जो है वह समान है। इसीलिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य होती है। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 2 अंक का कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेकिन अगर आपको इसका आंसर तब भी नहीं पता चलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 अंक की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस पर से अगला है कि 15 और 17 का समांतर मान दिया है। 15 और 17 का
समांतर माध्य कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले आप लोग ये बताइए। तो समांतर माध्य ऐसे निकाला जाता है कि जो संख्या दी हुआ है उस दोनों का आप जोड़ दीजिए। तो 15 और 17 को आप जोड़ेंगे, 15 + 17, और इसमें किससे भाग देना है, 2 से, क्योंकि अंक 2 है। तो आप 15 और 17 कितना हो जाएगा, 34, और बट्टा में है आपका 2, 7 5 12 34 ही होगा ना। तो इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, 17, यानी कि 17 देखिए आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, नहीं है। चलिए ना हम किसी एक को 17 कर देते हैं, मान के लिए ऑप्शन नंबर बी को ही 17 कर देते हैं, यही आ जाएगा। नहीं 17 किसे होगा यहाँ पे, 7 5 12 32 होगा ना, 32 हो जाएगा। या बट्टा में कितना है आपका, 32/2 यानी कि कितना आएगा, यह 16 आएगा। तो 16 देखिए ऑप्शन नंबर बी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी करते रहना है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगला है आपका कि 12 का मिलान चिन्ह होगा, इसमें से किसका मिलान चिन्ह जो है वह 12 है। तो आप जोड़िए यहाँ पे, देखिए तो 10 5 15 116, यह तो होगा ही नहीं। यहाँ पे जो आप जोड़िएगा 4 4 8 4 12 1 13, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 4 8 4 12, ये है 12, तो इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा मिलान चिन्ह, ठीक है ना, 12 था। इस पर से अगला देखिए आपका है कि कोई व्यक्ति, क्या है कि कोई व्यक्ति सप्ताह में 10 7 13 20 और 15 घंटे काम करता है, तो उसका माध्य घंटे क्या होगा। इसमें आपको यह करना रहता है कि सभी को आप जोड़ दीजिए, उसमें जितना संख्या उससे भाग दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप जोड़ेंगे, 10 में 7 17 हो जाएगा, 17 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 20 50, 60 5 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। और देखिए आपकी संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 को संख्या है, तब 5 से भाग दीजिए तो 13 5 65, 13 आ जाएगा। तो 13 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी को जोड़ के और जितना संख्या है उससे भाग देना है, तो ऐसे करके आप लोग माध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये 4 ऑप्शन, इनमें से कौन है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो आप जो ऑप्शन ए देखेंगे, माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, बहुलक भी है, माध्यक भी है, लेकिन मानक विचलन जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। किसी पासे को जो आप फेंकेंगे तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पासे में कुल घटना क्या होता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो इसमें आप पहले गिन लीजिए कि इसमें सम संख्या कौन कौन है। तो 1 हो गया, 2, 1 हो गया, 4, और 1 हो गया 6, यानी कि 1 2 3 को आता है सम संख्या, तो 3, बट टोटल घटना कितना है, 6 को है, तो 3/6, यानी कि 3 से आप 6 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। और देखिए 1/2 यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है, डी में है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन किसी घटना की, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा कि किसी भी घटना का प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में कहाँ पे 1 से अधिक दिख रहा है। तो देखिए आप ऑप्शन में जो ए देखेंगे तो यह है 3.5, यानी कि यह 1 से अधिक है, तो यह किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम मान भी वही होता है 1, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि किसी भी घटना का अधिकतम मान 1 से अधिक नहीं होगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि घटना का अधिकतम मान होगा, तो अधिकतम मान आपसे क्या पूछेगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बिंदु 6, -5 का भुज है। बिंदु जो दिया हुआ है 6, इसमें भुज क्या होता है। तो याद रखिएगा कि भुज होता है, देखिए जो पहला जो अंक रहेगा ना वह होगा भुज, और दूसरा वाला होता है कोटि। दूसरा वाला क्या होता है, कोटि। तो भुज हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला हो जाएगा कोटि। तो भुज देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला वाला 6 है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे कोटि पूछता तो कोटि हो जाता है दूसरा नंबर, तो यानी कि -5 होता है, लेकिन यहाँ पे भुज पूछ रहा है, भुज, तो यही इसलिए यह 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए आपका है कि sin 30 डिग्री का मान क्या होता है। क्वेश्चन पढ़े ना आप लोग, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 या 1/√2 या √3/2 या डी में है 0। तो sin 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर देखिए आपका नेक्स्ट है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है। बिंदु 4,3 किस पाद में है। तो देखिए यहाँ पे 4 देखिएगा, ये भी प्लस वाला ही है, 3 भी प्लस वाला ही है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। तब जब दोनों प्लस वाला होता है तो वह प्रथम पाद में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों प्लस रहे तो वह प्रथम पाद में होगा, ठीक है, और दोनों माइनस रहे तो वह तृतीय पाद में होगा। इस पर से अगला है कि एक निम्नलिखित में से कौन, देखिए क्या है आपका कि एक नहीं होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 0 या -1 या 1 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है 1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर देखिए नेक्स्ट है कि 16 और 64 क्या है, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल में 64 के जो आप घनमूल से भाग दीजिएगा तब मान क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, और इसमें आपको 64 के घनमूल से भाग देना है, तो घनमूल क्या होता है 2 होगा। देखिए नहीं, घनमूल होगा यहाँ पे 4, क्या होगा 4 होगा, क्योंकि देखिए 4 को आप 3 से गुना करते हैं तब ना 64 आता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो इसलिए यह 4 हो जाएगा। वर्गमूल तो 8 और 64 होता है, तो ये हो जाएगा। अब 4 से आप 8 को काटिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, यह भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।